हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। तो स्टार्ट करते हैं आज 10th ज्योग्राफी का एक और नया चैप्टर है एग्रीकल्चर। भाई सब खाते हैं, सब फूड सबको चाहिए ना, तो आखिर ये फूड कहाँ होता है भाई? एग्रीकल्चर से ना। इसलिए सबसे ज़्यादा बस सिर्फ इतनी सी बात, रिस्पेक्ट योर फार्मर्स, क्योंकि अगर हम फार्मर्स को रिस्पेक्ट नहीं करेंगे तो सोचो जो हम खा रहे हैं ना वो हमें कभी नहीं मिलेगा। ठीक है ना। तो आज के इस चैप्टर में हम ये देखेंगे कि कैसा एग्रीकल्चर है इंडिया में, कितने कितने तरीके से क्रॉपिंग पैटर्न यहाँ पर है, रबी है, खरीफ है, जायद है, आपने सुना होगा इसके बारे में। सब्सटेंस फार्मिंग के बारे में, फार्मिंग कैसी होती है ना। कुछ कॉमर्शियल भी होती है और कुछ सिर्फ उतनी ही की जाती है जितना हम खाते हैं, बस। ठीक है ना। और कौन कौन से एरिया में कौन कौन सी खेती की जाती है। तो चलते हैं अपने इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं और आपको समझाते हैं कुछ चीज़ें एग्रीकल्चर के बारे में। हेलो, तो स्टार्ट करते हैं एग्रीकल्चर को। आज के लिए सिर्फ इतना आपको एक मोटिवेशन देना चाहूँगी, आप अपने फार्मर्स जो आपके आसपास हों उनको रिस्पेक्ट कीजिए, क्योंकि अगर उन्होंने काम करना बंद कर दिया तो जस्ट इमेजिन व्हाट शुड बी हैपेंड इट। ओके, स्टार्ट करते हैं एग्रीकल्चर को। एग्रीकल्चर क्या? इंडिया एक एग्रीकल्चरल कंट्री है, ये मान के चलिए। तकरीबन 2/3 पॉपुलेशन एग्रीकल्चर पर बेसिस है। ठीक है, उनका काम ही क्या है? एग्रीकल्चर। क्योंकि बहुत टाइम से अगर हम देखते हैं तो भाई एक पुअर कंट्री था, ठीक है ना, और इतने लिटरेट भी लोग नहीं थे, तो क्या करते थे फिर वो लोग फार्मिंग करते थे। उतनी ही फार्मिंग कर लेते थे जितना उनके लिए मतलब उनकी लिवलीहुड को चलाने के लिए सफिशियंट था। मैं सिर्फ आप समझ सकते हैं, सिर्फ खाने के लिए। ठीक है, मतलब उनका ये भी नहीं होता था कि वो उसको सेल करें आगे, वो सिर्फ उतना अपना कर लेते थे जितना वो खाते थे, बस। उसके बाद उनका कोई इसमें और कोई मोटिव रहता ही नहीं था। समझ गए मेरी बात को, है ना। अच्छा, अब आगे चले तो क्या हुआ, धीरे धीरे कुछ चेंजेस होने स्टार्ट हुए, है ना, कुछ चेंजेस हो रहे। अगर फार्मर्स ने उनको जैसे नए नए इनपुट्स आए, बहुत सारे मॉडर्न टेक्निक्स आए, उनको यूज़ करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है ना। और फिर जैसे यहाँ पर आपको पता है ब्रिटिशर्स आए थे, तो फिर उन्होंने किस पर जोर दिया था? यहाँ पर उन्होंने जोर दिया था कैश क्रॉप्स के लिए। कैश क्रॉप्स मतलब ऐसी क्रॉप जिसको आप बेच करके और कैश अर्न कर सकें। ठीक है ना। तो जैसे उन्होंने यहाँ पर उनको लोगों को यहाँ पर इंडिगो उगाने के लिए यहाँ पर प्रेशराइज किया गया था, भाई इंडिगो उगाओ या फिर कॉटन, है ना। इवन जो हम खाते हैं और जो हम पहनते हैं वो सब चीज़ें ज़मीन से आती हैं। एक प्राइमरी, हमने वो सेक्टर्स पढ़े हैं ना, सेक्टर्स हमने पढ़ाए थे कि प्राइमरी सेक्टर के अंदर आता है। समझ गए। चलते मेन अपनी चीज़ की साइड चलते हैं भाई। तो ये फार्मिंग, आखिर हमारी एग्रीकल्चर में फार्मिंग कितने टाइप्स की होती है? ठीक है, चलते हैं फार्मिंग के मेथड। देखो, फार्मिंग 2 मेथड में होती है। एक तो होती है सब्सिस्टेंस फार्मिंग और दूसरी होती है कॉमर्शियल फार्मिंग। ठीक है, अब चलते हैं पहले तो सब्सिस्टेंस फार्मिंग समझते हैं। देखो, सब्सिस्टेंस फार्मिंग कौन सी होती है? जो सिर्फ उतना ही अपनी लिवलीहुड को चलाने के लिए उगाया जाता है, बस अपने पेट भरने के लिए। उसे हम क्या कहते हैं? सब्सिस्टेंस फार्मिंग कहते हैं। सिंपल सी एक लैंग्वेज में बात समझिए। ठीक है, सिर्फ अपने लिवलीहुड को चलाने के लिए। उसका पर्पस जो होगा, जैसे इसमें इसका मतलब इसमें सारे जो सीरियल्स होते हैं, है ना, सीरियल्स मतलब दालें जितनी भी होती हैं, गेहूँ है, चावल है, जो खाने वाली चीज़ें होती हैं, ज़्यादातर वो यहाँ होती हैं, क्योंकि उसी से हमारी लिवलीहुड चलती है। वही हमारे उसके लिए होता है, लाइफ को आगे बढ़ाने के लिए होता है। ठीक है ना। अच्छा, इसके भी सब पार्ट्स कर दिए गए। जैसे एक होता है प्रिमिटिव फार्मिंग, प्रिमिटिव सब्सटेंस फार्मिंग, और एक होता है इंटेंसिव सब्सटेंस फार्मिंग। 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। अब प्रिमिटिव सब्सटेंस फार्मिंग, यहाँ पर फार्मर्स के पास छोटे छोटे लैंड होते हैं, छोटे छोटे पीस ऑफ लैंड होते हैं, वो उसी पर अपनी खेती करते हैं। उसी को उगा लिया, उगा करने के बाद उसे खा लिया। उसमें वो किसी भी तरीके की कोई मॉडर्न टेक्निक्स, है ना, वो उसमें यूज़ नहीं करते। कोई पेस्टिसाइड्स नहीं, कोई फर्टिलाइजर्स नहीं। इरिगेशन के लिए भी वो पूरी तरीके से मानसून पर डिपेंड रहते हैं। अगर मानसून अच्छा हो गया अच्छी सी क्रॉप हो जाएगी, नहीं हुआ क्रॉप खराब हो जाएगी उनकी। समझ गए ना। तो ये होती है हमारी सब्सटेंस फार्मिंग। अच्छा, एक और चीज़ होती है इसमें, इसमें जो भी मेथड होते हैं ये प्रिमिटिव मेथड से की जाती है। प्रिमिटिव मेथड मतलब पुराने मेथड से, है ना, अपने ट्रेडिशनल मेथड से। जैसे वो होते थे ना, हो होता था, है ना, डिगिंग करने के लिए स्टिक्स होती थी, उससे ही खेती करते हैं लोग।
तो कितनी सी हो पाएगी, डिगिंग से हो से, है ना। तो छोटा सा पीस ऑफ लैंड होगा, उसी पर करते रहते हैं अपना। तो प्रिमिटिव तरीके से करते हैं, परंपरावादी, इसको अगर हम हिंदी में कहना चाहें तो एक परंपरावादी तरीके से वो लोग अपनी खेती करते रहते हैं, है ना। तो ये डिपेंड ऑन मानसून एग्रीकल्चर, उससे जो होने वाला जो प्रोडक्शन होगा डेफिनेटली बहुत थोड़ा होगा, कम ही हो पाएगा ना। मॉडर्न टेक्निक्स बिल्कुल भी इसमें नहीं यूज़ की जाती हैं। इसमें एक इसको अगर हम कह सकते हैं एक स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर होती है। फूड क्रॉप्स के लिए होती ज़्यादातर, ये दालों के लिए और थोड़े से फूड क्रॉप्स के लिए। स्लैश एंड बर्न क्या होता है, जब फार्मर्स को ऐसा लगता है ना कि ये जो पीस ऑफ लैंड है हमारे, इसकी फर्टिलिटी कम होती जा रही है लगातार, तो वो क्या करते हैं, उस पीस, छोटा सा एक जो लैंड का पीस होता है उसको पहले वो लोग उसको साफ करते हैं पूरी तरीके से, और उसको ऐसे ही छोड़ देते हैं। ठीक है, मैंने उसके ऊपर जितना भी क्रॉप है उससे थोड़ा सा जला दिया जाता है, जलाने के बाद उस पीस ऑफ लैंड को एकदम प्लेन कर दिया जाता है। प्लेन करने के बाद उसे अब छोड़ दिया गया और पूरी तरीके से अब वो किस पर डिपेंड हो गए, मानसून पर। और रिप्लेनिश, नेचर उसको अपने आप ही रिप्लेनिश कर देता है, अपने आप से उसको टाइम देता है, छोड़ दो उस पर, अब कोई भी क्रॉपिंग नहीं होगी। नहीं क्रॉपिंग होगी तो धीरे धीरे करके लैंड वापस अपनी फर्टिलिटी को गेन कर लेती है, क्योंकि ये नेचुरल है, ये नेचर है, अपने आप से हो जाएगा। ठीक है, उसी को हम क्या कहते हैं, स्लैश एंड बर्न, ये एग्रीकल्चर कहते हैं। ठीक है, बहुत सारे एरिया में इसको झूमिंग भी कहते हैं, जैसे असम में, मेघालय, इसका मतलब जो हमारा नॉर्थन जो पार्ट आ जाता है, ईस्टर्न नॉर्थन वाला पार्ट, वहाँ पर ये जो असम, मेघालय, नागालैंड है ना, वहाँ पर इसको ये क्या कहा जाता है, झूमिंग भी कहा जाता है, इसी को स्लैश एंड बर्न को, राइट। ऐसे ही इसको पेमैलू या पामलू भी कहते हैं। पामलू कहाँ कहा जाता है, मणिपुर है, दीपा है, अंडमान निकोबार आइलैंड्स हैं, उसमें इसको क्या बोला जाता है, पामलू बोला जाता है। समझ गए, है ना। अच्छा, ये जो प्रिमिटिव सब्सटेंस फार्मिंग है, इसको हमने यहाँ पे दोनों पार्ट लिख दिए हैं। इसको एक नॉर्मेटिक हैरिंग कहते हैं, और या फिर इसको शिफ्टिंग कल्टीवेशन भी कहा जाता है। इसको शिफ्टिंग कल्टीवेशन, स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर को हम शिफ्टिंग कल्टीवेशन भी कहते हैं, क्योंकि इसमें क्रॉप को शिफ्ट कर दिया जाता है किसी और जगह पर, और एक जो अपना पीस ऑफ लैंड होता है उसको पूरी तरीके से कुछ टाइम के लिए छोड़ दिया जाता है कि वो रेस्ट करेगी। यहाँ पर लैंड रेस्ट करती है, रेस्ट होने के बाद वापस वो तैयार हो जाती है प्रॉपर फर्टिलिटी के साथ। समझ गए मेरी बात को। और ये हो जाता है एक, ये नोमैटिक मतलब समझते हो ना, जो चीज़ें इधर उधर घूमती रहती हैं आराम से, तो उसके लिए भी यूज़ कर लिया जाता है, या फिर शिफ्टिंग के लिए। इसके टाइप्स लिख सकते हैं आप इसके अंदर, ऐसी कोई स्पेशल वाली बात नहीं है। चलते हैं सब्सटेंस फार्मिंग का दूसरा वाला मेथड, ये होता है इंटेंसिव फार्मिंग। इंटेंसिव फार्मिंग ये तो हो जाते प्रिमिटिव फार्मिंग, जहाँ पर पॉपुलेशन थोड़ी कम होती है ना, तो वहाँ पे उनका काम चल जाता है, भाई छोटी छोटी जगह पे कर लिया। लेकिन जहाँ पर हाई पॉपुलेशन है, ज़्यादा पॉपुलेशन है, वहाँ पर कौन सी फार्मिंग होती है, इंटेंसिव फार्मिंग होती है। ये लेबर इंटेंसिव होता है, क्योंकि बड़े बड़े पीस ऑफ लैंड होंगे तो लेबर इंटेंसिव होगा, लेबर से उस पर काम करवाया जाएगा और उसके बाद प्रोडक्शन होगा। इसमें ये लोग बायोकेमिकल का भी यूज़ करते हैं और इरिगेशन का भी यूज़ करते हैं, जिससे ज़्यादा क्रॉप हो सके, है ना, ज़्यादा फूड क्रॉप्स हो सके। जैसे फूड क्रॉप्स आपको पता ही है ना कौन सी होती है, जैसे हमारा राइस है ना, वीट है, ठीक है, और जो भी फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स होती हैं जो भी, है ना, वो यहाँ पर हो सकें। इसलिए इसमें ये लोग बायोकेमिकल्स और इरिगेशन को यूज़ करते हैं, पर इसमें इस टाइप का ऐसा कोई भी काम नहीं होता है। इतनी बात आपको समझ में आ गई, ठीक है ना। चलते हैं अब हम चलते हैं हम कॉमर्शियल फार्मिंग की साइड। तो कॉमर्शियल, जैसे बिल्कुल नाम से बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, कॉमर्शियल फार्मिंग मतलब यहाँ फार्मिंग को प्रोडक्शन मेन मोटिव होगा, प्रोडक्शन हो, ज़्यादा प्रोडक्शन होगा तभी तो हम उसका कॉमर्शलाइजेशन कर सकेंगे, उसको हम सेल कर सकेंगे। ठीक है, तो इसमें इसका मतलब कौन सी ऐसी क्रॉप्स होंगी, तो इसमें फूड के अलावा, है ना, फूड के अलावा इसमें जैसे टी है, रबर है, कॉटन है, ठीक है, बनाना है, इस टाइप की इसमें खेती की जाती है। समझ गए, है ना, वो वाली सब इसमें आ जाती है। इसमें HYV सीड्स, हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स का यूज़ किया जाता है। ठीक है, पूरी तरीके से केमिकल फर्टिलाइजर यूज़ करेंगे हम, इंसेक्टिसाइड्स यूज़ करेंगे, पेस्टिसाइड्स यूज़ करेंगे, मशीनरी है, जितने भी इक्विपमेंट्स जो यूज़ किए जाते हैं वो सब यहाँ पर यूज़ किए जाते हैं। क्योंकि हमको क्या करना है, यहाँ पर हमको करना है हाई प्रोडक्शन, क्योंकि सेल करना है भाई, इंडिया से बाहर भी तो जाता है ना, एक्सपोर्ट होता है बहुत सारी चीज़ें, टी है, शुगर केन है, ये सारी चीज़ें यहाँ से, कॉफ़ी है, जैसे ये टी, कॉफ़ी, रबर, शुगर केन, एग्जाम्पल भी लिख रखे हैं हमने। अच्छा, ये मतलब अलग अलग है, क्या होता है, मतलब
स्टेट बाय स्टेट अलग अलग। हम ये सोचे पूरे इंडिया में सेम टू सेम चीज़ें होती हैं, नहीं, है ना। ये तो हमने अभी इससे पहले वाले चैप्टर में आप लोगों को इससे डिस्कस किया था कि भाई सॉइल की फर्टिलिटी अलग अलग है, उसके हिसाब से यहाँ पर खेती हो जाती है कि जो जिसके लिए सूटेबल होगा वो वहाँ पर उगा लिया जाएगा। तो ये हम ये तो नहीं कह सकते कि ये यहाँ पर होता है, यहाँ पर वराई है, स्टेट टू स्टेट बहुत वराई है, यहाँ पर अलग अलग है हर चीज़ें। इतनी बात मेरी क्लियर हो गई। अच्छा, कमर्शियल प्लांटेशन को भी हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो मिक्स होती है जहाँ पर सब कुछ मिक्स करके खेती कर ली जाती है, या फिर प्लांटेशन भी हो सकता है जहाँ पर प्लांट्स प्रॉपर तरीके से उगाए जाएं किसी एक पर्टिकुलर चीज़ के, जैसे एप्पल का कर लिया बाग बहुत सारे, या फिर मैंगो के कर लिए, लीची के कर लिए, स्ट्रॉबेरीज के कर लिए, तो वो प्लांटेशन में आ जाता है। ठीक है, इतनी बात सबको समझ में आ गई। फार्मिंग आपको यहाँ पर ये फार्मिंग आप क्लियर होगी। ठीक है, अब चलते हैं हम कहाँ पे, क्रॉपिंग पैटर्न की साइड पे, कि इंडिया में क्रॉपिंग पैटर्न कितने तरीके का, रबी, खरीफ और जायद, 3 तरीके का। चलते हैं उधर की साइड पे। सो नेक्स्ट क्रॉपिंग पैटर्न। अब क्रॉपिंग पैटर्न बात आ जाती है फिर इंडिया में वैरायटी की क्रॉप्स, तो ये सबको पता है भाई इंडिया क्या है, वैरायटी से भरा हुआ है, फिजिकल भी वैरायटी है, ठीक है ना। तो जब वहाँ वैरायटी है, स्टेट वाइज वैरायटी है, क्लाइमेट अलग अलग है, एनवायरनमेंट अलग अलग है, सॉइल का टेक्सचर अलग अलग होता है, तो क्रॉपिंग तो अलग अलग होगी ही होगी। ठीक है, बस इसीलिए क्या होता है, इसी क्रॉपिंग को यहाँ पर 3 पार्ट में हमने डिवाइड कर दिया। ठीक है, एक तो आ जाती है सबसे पहले हमारी रबी क्रॉप है ना। रबी क्रॉप जिसका सोइंग, माने सोइंग नहीं जानते हैं, बीज जब डाला जाएगा तो वो सीजन होगा तकरीबन अक्टूबर दिसंबर, इसका मतलब विंटर सीजन में। ठीक है, उसके लिए ये क्लाइमेट काफ़ी अच्छा रहता है। हार्वेस्टिंग कब होगी इसकी, फेब टू अप्रैल में, इतना टाइम ले लिया जाता है, अक्टूबर से दिसंबर में कर दिया तो ये फेब टू अप्रैल में हार्वेस्ट करा देंगे। कौन सी क्रॉप्स होती है इसमें मेन, जैसे वीट है, बार्ले है, पीज है और ग्राम है, ऑयल सीड्स हैं, ये सारे तकरीबन इसमें आ जाते हैं, है ना। ग्रीन रिवॉल्यूशन में इसको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिल गई थी। जब ये ग्रीन रिवॉल्यूशन हुआ था तो पंजाब की साइड पर ये बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल रहा था। जैसे एरियाज यहाँ लिखे हुए हैं ना, पंजाब, हरियाणा, जम्मू एंड कश्मीर, उत्तर प्रदेश एंड उत्तराखंड रबी क्रॉप के लिए काफ़ी अच्छे ये एरियाज हैं। चलते हैं अपने खरीफ क्रॉप की साइड। खरीफ क्रॉप सोइंग सीजन आ जाता है मई टू जुलाई। ठीक है, हार्वेस्टिंग सीजन इसका सितंबर टू अक्टूबर, जब इसका हार्वेस्ट किया जाएगा। मेन जो मेजर इसकी क्रॉप्स होती है वो है राइस, मेज, ज्वार, बाजरा, शुगर केन एंड जूट। पता है शुगर केन को तकरीबन 1 साल लगता है पूरा। और इसकी जो मेन एरिया है वो असम, वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश, केरला, महाराष्ट्र एंड कोस्टल एरियाज ऑफ उड़ीसा। ठीक है, जरूरी नहीं है कि आपको इतनी सारी चीज़ें तो आप ही सोचें कि अरे हम तो कैसे याद करेंगे। कुछ चीज़ें आप जैसे मैप अगर देखेंगे और आप उसको उसमें आइडेंटिफाई करते जाएंगे तो बहुत सारी चीज़ें तो दिमाग में ऐसे ही सेट हो जाती हैं। ठीक है, अब रबी और खरीफ के बीच में देखो, ये अक्टूबर टू दिसंबर है, ये मई टू जुलाई है। अब इसके बीच के जो मंथ है उसमें क्या करेंगे, तो उसके बीच के मंथ के लिए अप्रैल टू जून के लिए, यानी कि समर सीजन के लिए क्या एक और नई क्रॉपिंग निकाली फार्मर्स ने, उसे कहते हैं जैद। ठीक है, जैद अप्रैल टू जून में होता है और इसमें तकरीबन जैसे वाटरमेलन है, मस्क मेलन है या फिर कुकुम्बर, इस टाइप के इसके अंदर, या फिर कुछ भी फॉडर, जो फॉडर क्रॉप्स होती है वो भी इसके अंदर आती हैं, फॉडर क्रॉप्स भी इसके अंदर आ जाती है। तो इस टाइप की क्रॉप किस में हो जाती है, जैद में हो जाती है। समझ आ गया, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं क्योंकि आप इस तरीके से याद करेंगे तो बहुत जल्दी आपको लर्न हो जाएगा। चलते हैं कुछ मेजर क्रॉप्स की साइड। ठीक है, कितनी फूड क्रॉप्स हैं, कितनी नॉन फूड क्रॉप्स हैं, चलते हैं उधर साइड पे। Look at this flow chart. Major crops. Major crops. The first one, food crops. Second one, non-food crops. Third one, horticulture. Right? Food crops. Food crops को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, one grains and other plantations. ठीक है, ग्रेन्स अनाज यानी कि इसमें राइस आ जाता है, व्हीट आ जाता है। हमने राइस के बाद व्हीट को लिखा क्योंकि सबसे पहला जो हमारे इंडिया का जो मेन जो प्रोडक्शन है वो राइस का है। एक और मज़ेदार बात बताएं, राइस कहीं पर तो प्रिमिटिव फार्मिंग में आता है और कहीं पर सब्सटेंस फार्मिंग में आ जाता है।
समझ गए, सब्सटेंस फार्मिंग और कॉमर्शियल फार्मिंग। ठीक है, क्यों? क्योंकि जहाँ पर ज़्यादा प्रोडक्शन होता है राइस का उसको वो कॉमर्शलाइजेशन कर देते हैं भाई, सेल कर देते हैं। लेकिन कहीं पर इतना इतना कम हो पाता है कि वो सिर्फ सब्सटेंस यानी कि सिर्फ वो खाने भर के लिए यूज़ कर लिया जाता है। समझ गए। उसके बाद सेकेंड नंबर पर किसका नंबर आता है इंडिया में? वीट आता है। देन मिलेट्स, मेज, पल्सेस। प्लांटेशन, प्लांटेशन किसका हो सकता है? शुगर केन है, ऑयल सीड्स, टी, कॉफ़ी, ये प्लांट्स है ना, लेकिन है तो फूड क्रॉप में ही भाई खाए जाते हैं ना। नॉन फूड क्रॉप्स है ना, जो सिर्फ इंडस्ट्रीज में काम आ सकते हैं, जिनको हम सेल कर सकते हैं, जैसे रबर है, कॉटन है, जूट, इसको गोल्डन फाइबर भी कहते हैं जूट को, पढ़ाएंगे अभी डिटेल में। उसके बाद हैम्प, देन नेचुरल सिल्क। ठीक है ना। अच्छा, हॉर्टिकल्चर, हॉर्टिकल्चर कौन से एरियाज होते हैं जिनको हम कवर करने के बाद प्रॉपर एक तरीके से, जैसे एक गार्डन होता है ना, ऐसे एक गार्डन जैसा बनाने के बाद उसमें हम क्रॉप करते हैं। तो जैसे इसमें फ्रूट्स उगाए जाते हैं, जैसे आम का एक बाग खरीद लिया गया या फिर एप्पल का कर लिया गया, ठीक है, या फिर उसमें हम वेजिटेबल्स कर सकते हैं। क्लियर है इतनी बात है ना। ये आपको ये फ्लो चार्ट क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं हम, ये जो हमने फूड क्रॉप्स यानी कि जो मेजर क्रॉप्स आपको पढ़ाए हैं इसका अब हम डिटेल पढ़ना है हमको। डिटेल मतलब जैसे राइस है, इसके लिए कितना टेम्परेचर होना चाहिए, कोई क्या कौन से एरिया में राइस होता है, ये सारी चीज़ें क्योंकि ये आपके एग्जाम में आती है तो ये आपको पता होनी चाहिए। चलते हैं उधर की साइड पे। सो लेट्स स्टार्ट द डिटेल ऑफ द मेजर क्रॉप्स। आ जाते हैं सबसे पहले अपने राइस पर। राइस को ही पहले क्यों ले रखा है? क्योंकि राइस इंडिया में खाया जाने वाला एक सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट फूड है, सबसे ज़्यादा खाया जाता है इंडिया में, स्टेपल फूड है। ठीक है, इसलिए राइस सबसे पहले, और लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है इंडिया किसका? राइस का, आफ्टर चाइना, है ना। सेकंड नंबर पे है वर्ल्ड में सेकंड नंबर पे इंडिया आता है जो राइस को इतना ज़्यादा प्रोडक्शन करता है आफ्टर चाइना। ठीक है, चलते हैं राइस पे। राइस हमारा क्या है? एक खरीफ की क्रॉप है भाई। ठीक है, इसको टेम्परेचर हाई टेम्परेचर पर रहता है, +25 डिग्री हाई टेम्परेचर का होगा इसको। फिर इसका मतलब ह्यूमिडिटी भी इसको बहुत चाहिए। ठीक है, रेनफॉल भी बहुत होना चाहिए। पंजाब, हरियाणा, यूपी एंड राजस्थान ये मेन इसके एरिया हैं। पर आप कहेंगे यूपी में तो इतनी बारिश नहीं होती है ना। नहीं, तो ये जहाँ पर बारिश बहुत ज़्यादा होती है वहाँ तो ये आसानी से उगाया जा सकता है, लेकिन जो कम लेस रेनफॉल वाले एरिया होते हैं वहाँ पर इसको प्रॉपर अगर इरिगेशन किया जाता है तो ये आराम से हो सकता है। समझ गए। चलते हैं वीट की साइड पे। तो वीट क्या है? वीट रबी क्रॉप है और इंडिया में सेकंड नंबर पे स्टेपल फूड है खाया जाने वाला। राइस के बाद सेकंड नंबर पे वीट है, रबी की क्रॉप है ये। कूल ग्रोइंग सीजन इसके लिए हमको रिक्वायरमेंट होती है कि कूल ग्रोइंग सीजन क्रूर होना चाहिए। हार्वेस्टिंग जब बहुत ज़्यादा सनशाइन होता है, जब धूप बहुत तेज़ निकलती है तो उस टाइम पे आपने देखा होगा, उस टाइम पे गेहूँ को कट किया जाता है, हार्वेस्ट किया जाता है। तकरीबन इसमें 50 to 70 सेंटीमीटर की रेनफॉल की रिक्वायरमेंट होती है। पंजाब, हरियाणा, यूपी, बिहार और गंगा सतलज जो प्लेन्स हैं हमारे यहाँ, वहाँ पर उसमें ये, जहाँ पर इस जगह पर ये ज़्यादा हो सकता है। ठीक है, चलते हैं भाई अपनी मिलेट्स की साइड पे। मिलेट्स हमारे ये कोर्स ग्रेन भी कहते हैं इसको, है थोड़े से इसके बाद नीचे नंबर पर। लेकिन ज्वार इंडिया का थर्ड वन इम्पोर्टेंट फूड है। राइस, वीट, फिर आ जाता है ज्वार। इंडिया में थर्ड वन है प्रोड्यूसर, बट सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन इसका किया जाता है इंडिया में थर्ड नंबर पे। ठीक है, रेन फेड है, रेन चाहिए भाई इसको, है ना। मॉइस्चर एरिया में ही होता है सबसे ज़्यादा। जो एक मेन वो है जो स्टेट जो इसको प्रोडक्शन इसका सबसे ज़्यादा होता है वो होता है महाराष्ट्र में। किसका? ज्वार का। ठीक है, ज्वार के बाद हम चलते हैं सीधे बाजरा की साइड पे। तो बाजरा सैंडी शैलो या ब्लैक सॉइल में होता है आराम से। चाहिए क्या इसको? एक सैंडी होनी चाहिए, शैलो होनी चाहिए, ब्लैक सॉइल में हो जाता है। मेन प्रोड्यूसर कौन है इसका बाजरा का? राजस्थान। वैसे महाराष्ट्र में, गुजरात में, हरियाणा, यूपी में भी हो जाता है, लेकिन जो मेन प्रोड्यूसर है वो कौन है? राजस्थान। और यही पूछ के जाता है अक्सर पेपर में। चलते रागी की साइड। रागी ना एक मोटा सा एक यही अनाज ग्रेन्स होता है खाने के लिए। ठीक है, उसे रागी कहते हैं। ये रेड ब्लैक सैंडी लूमी शैलो सॉइल में आराम से हो जाता है। रेड ब्लैक सैंडी लूमी शैलो सॉइल में आराम से हो जाता है। बहुत ज़्यादा इसके अंदर रिच इन द आयरन, कैल्शियम एंड रगेट होता है ना। ये कोर्स ग्रेन तो जरूर है मिलेट सारे हमारे, लेकिन ये रिच होते हैं काफ़ी, न्यूट्रिशियस बहुत ज़्यादा है, बहुत न्यूट्रिशन होता है इनके अंदर।
ठीक है। अच्छा, सबसे ज़्यादा इसका जो एक मेन प्रोड्यूसर है वो कौन है? कर्नाटक है। किसका? रागी का। वैसे ये तमिलनाडु में भी हो जाता है। चलते हैं मेज की साइड पे अपना मक्का। खरीफ और रबी की क्रॉप में फूड क्रॉप भी है, एज अ फॉडर क्रॉप भी है। ये तो 21 to 27 डिग्री टेम्परेचर रिक्वायरमेंट रहती है। ओल्ड एलिवल सॉइल इसके लिए सूटेबल है, राइट। भाई हाई वैरायटी यील्ड इसको जो सीड्स हैं वो उसकी रिक्वायरमेंट होती है। इरिगेशन भी प्रॉपर इसको चाहिए ही चाहिए, है ना। कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, उसमें आराम से मेज हो सकता है। तो इसको फूड क्रॉप में भी खाया जाता है और फॉडर क्रॉप में भी। पल्सेस की साइड चलते हैं। दालें, ठीक है, दालें आपको पता ही हैं। दालें किस में रिच होती हैं? प्रोटीन में रिच होती हैं, है ना। ये खरीफ और रबी दोनों क्रॉप में हो जाती हैं, दोनों हो सकती हैं। लेस मॉइस्चर, बहुत ज़्यादा मॉइस्चर की जरूरत नहीं होती है। प्रोटीन सोर्स बहुत अच्छा आ जाता है। ये होती है लेगुमिनस क्रॉप होती है। अब लेगुमिनस क्रॉप क्या होता है? देखो, सॉइल की फर्टिलिटी को बना करके रखती हैं ये, है ना। सॉइल की फर्टिलिटी कैसे बनती है? जो एयर होती है उसमें नाइट्रोजन को ये क्या कर लेती है? उसको ग्रिप कर लेती है, पकड़ के रखती हैं ये। तो सॉइल को रिप्लेनिश होने के लिए जो भी जिस चीज़ की ज़रूरत होती है उसे ये बना देती है। इसलिए पता है, रबी और खरीफ की जो क्रॉप के बीच का जो टाइम होता है उसमें हमेशा दालों को उगाया जाता है। कौन कौन सी दालें होती हैं? जैसे अरहर है, मूंग है, उड़द है ना, ये दालें है ना, मसूर है, ये सब है, ग्राम है, ये सारी दालें होती हैं, सब पल्सेस है ये। इसलिए इनको क्या कहा जाता है? लेगुमिनस सॉइल या फिर वो या क्रॉप कहा जाता है, लेगुमिनियस क्रॉप्स। समझ गए? अच्छा, एमपी में, यूपी में, राजस्थान में, कर्नाटका में ये उगाई जाती हैं बहुत अच्छे से, ठीक है। और खरीफ और रबी की क्रॉप के साथ चलते हैं आगे, ठीक है। तो हमारी ये क्या होगी? हमारी ये होगी हमारी मेजर क्रॉप्स। अब चलते हैं आगे प्लांटेशन क्रॉप की साइड। सो लेट्स मूव टुवर्ड्स प्लांटेशन क्रॉप्स। तो प्लांटेशन क्रॉप में सबसे पहले आ जाते हैं हम अपने शुगर केन की साइड। शुगर केन इंडिया वर्ल्ड में सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है शुगर केन का। भैया तो फर्स्ट वन कौन है? ब्राज़ील। उसे तो शुगर ऑफ कहते हैं ना, शुगर ऑफ बाउल, है ना। बाउल ऑफ शुगर कहते हैं, पता है, शुगर ऑफ बाउल ऐसे बोलते हैं कुछ, है ना। आई एम कन्फ्यूज अबाउट इट। नो, शुगर ऑफ बाउल कहते हैं। ब्राज़ील फर्स्ट वन है, सेकंड वन कौन है? इंडिया है, ठीक है। शुगर केन क्यों? क्योंकि जो टेम्परेचर उसको रिक्वायरमेंट होती है 21 to 27 यहाँ मिल जाता है ना। रेनफॉल 75 to 100 सेंटीमीटर। ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल एरिया में हो सकता है। ट्रॉपिकल माने जहाँ पर ज़्यादा गर्मी पड़ती, और सब ट्रॉपिकल जहाँ पर नॉर्मल मौसम रहता है वहाँ पर ये आराम से हो सकता है। हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट की यहाँ पर ज़रूरत होती है हमको, ठीक है। वैरायटी ऑफ सॉइल में ये हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है शुगर केन के लिए, ठीक है। गुड़ है, खंड सारी है, सब तो इसी से, शुगर है, सब तो इसी से बनती है शुगर केन से ना। हाँ, यूपी, एमपी, तमिलनाडु, पंजाब, हरियाणा, कर्नाटक, ये इसके ऐसी प्रोड्यूसर में जो इंडिया में अगर हम देखें तो प्रोड्यूसर शुगर केन के ये हो जाते हैं। क्लियर है शुगर केन आपको? चलते हैं, है ना। टी, भाई ये बहुत अच्छी एक बेवरेजेस, ये क्रॉप बेवरेजेस माने जो पी सकते हैं जिनको, तो टी और कॉफ़ी दो बेवरेजेस क्रॉप है हमारे यहाँ। टी पता ही है, इंडिया में ब्रिटिशर्स जितने आए थे वही यहाँ पर टी लेकर के आए थे, ठीक है ना। इंडिया तकरीबन थर्ड प्रोड्यूसर है और एक्सपोर्टर भी है टी का। फर्स्ट वन चाइना है, ठीक है। ये भी ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन में हो जाएगा आराम से। वार्म फ्रॉस्ट फ्री होना चाहिए लेकिन एरिया, ठीक है, वार्म होना चाहिए, फ्रॉस्ट फ्री होना चाहिए। डीप वेल ड्रेन सॉइल जरूरत है यहाँ पर, बहुत डीप होनी चाहिए, वेल ड्रेन, जिसमें पानी ना रुके, ऐसी सॉइल की जरूरत होती है टी को उगाने के लिए। फ्रीक्वेंट शॉर ऑल ओवर द ईयर, पूरे साल में, बस कभी कभी थोड़ी बारिश होती रहे, काम चल जाएगा, और ज़्यादा टी को बारिश की ज़रूरत नहीं होती है। लेबर इंटेंसिव है, लेबर इंटेंसिव ये भी है, शुगर केन भी लेबर इंटेंसिव होता है थ्रू आउट द ईयर, सोइंग से लेकर के हार्वेस्टिंग तक शुगर केन में भी लेबर की रिक्वायरमेंट होती है। सेम टी को भी उगाने में हमको लेबर की रिक्वायरमेंट होती है। टी गार्डन, टी एस्टेट्स कहते हैं, आसाम, तमिलनाडु, केरला, दार्जिलिंग, यहाँ पर ये बहुत ज़्यादा उगाया जाता है। हैव यू सीन टी गार्डन? आई हैव सीन।
बहुत ब्यूटीफुल होते हैं। दार्जिलिंग में हमने देखा था, बहुत सुंदर होते हैं। यहाँ पर लेबर की रिक्वायरमेंट क्यों होती है? क्योंकि बहुत बड़े एरिया में बनाए जाते हैं और एक एक टी की जो प्लांट्स होते हैं, छोटी छोटी पत्तियाँ होती हैं, उनको उसको ऐसे करके उसको पिक यानी कि तोड़ा जाता है और उसको रखा जाता है। उसके बाद उसको ड्राई किया जाता है, तब उसमें से वो चाय की जो पत्तियाँ होती हैं ड्राई करके तब वो निकाली जाती हैं। तो बहुत ज़्यादा इसमें लेबर इंटेंसिव का काम है, इसलिए उनको लेबर की रिक्वायरमेंट बहुत होती है। इसलिए ज़्यादातर ये ना उस एरिया में होते हैं जहाँ पर उनको चीप लेबर आराम से मिल सके, ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी हो कि वो ऑल ओवर में उसको फैला सकें। ठीक है, चलते हैं आगे कॉफ़ी की साइड। पूरे वर्ल्ड की 4% कॉफ़ी इंडिया में होती है। वर्ल्ड की 4% कॉफ़ी इंडिया में एक अरेबिका क्यों होती है अच्छी? क्योंकि अरेबिका एक बहुत अच्छी इसकी क्वालिटी वैरायटी होती है कॉफ़ी की, जो यमन से हमारे यहाँ आई थी, है ना, जो इनिशियल हुई थी यमन में, तो वो यहाँ पर उगाई जाती है, इसलिए लोग उसे पसंद करते हैं। ठीक है, बाकी सेम इसका जैसा है, ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल चाहिए, वार्म फर्स्ट भी भाई इसको होना चाहिए, बहुत ज़्यादा पानी की जरूरत इसको भी नहीं होती है, सेम बिल्कुल चाय के जैसा होता है। ठीक है, मेन जो एरिया है वो कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु। ओके, चलते हैं भाई अपने ऑयल सीड्स की साइड। तो ऑयल सीड्स भी इंडिया भाई लार्जेस्ट है, लार्जेस्ट तकरीबन। अगर हम प्लांट को देखते हैं एक क्रॉपिंग का, तो तकरीबन 12% जो ऑयल सीड ही इंडिया में उगाए जाते हैं। अगर हम सारा देखें कि जितना भी ये क्या कहते हैं प्लांटेशन क्रॉप्स हैं या फिर फूड क्रॉप्स हैं, है ना, तो उसका अगर हम टोटल एक लगा करके देखते हैं एग्रीकल्चर का, 12% जो है वो ऑयल सीड्स उगाए जाते हैं। ठीक है, और इसका भी आधा ग्राउंड नट, मूंगफली उगाई जाती है। ठीक है, और आगे आ जाते हैं सेसमम, तिल सेसमम कहते हैं। उसके बाद कैस्टर ऑयल, अलसी का जो रहता है वो है। ठीक है, ग्राउंड नट खरीफ की क्रॉप होती है और सेसमम खरीफ और रबी दोनों में हो सकता है। आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, ये इसमें इसकी ज़्यादा एक मेन एरिया है जहाँ पर इसको प्रोड्यूस किया जाता है। ये ईटिंग और कुकिंग दोनों के काम आते हैं। ऑयल जो होते हैं खाया भी जाता है, कुकिंग में भी काम करते हैं इसको। और भी जो दूसरे अगर हम सीड्स को देख सकते हैं तो ये मस्टर्ड है, कोकोनट है, सोयाबीन है, कॉटन सीड्स है, सनफ्लावर है। जो रॉ मटेरियल इसका रहता है उसको हम सोप में और कॉस्मेटिक में भी यूज़ कर सकते हैं। हो जाती है आपकी प्लांटेशन क्रॉप्स कंप्लीट हो जाती है। यहाँ पर हो गई प्लांटेशन। अब चलते हैं प्लांटेशन क्रॉप्स के आगे भाई नॉन फूड क्रॉप की साइड। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट करते हैं अपने नॉन फूड क्रॉप्स को। ठीक है, ये नॉन फूड क्रॉप्स है, माने ये खाए नहीं जाएंगे। ठीक है, चलते हैं भाई नॉन फूड क्रॉप्स के साइड में। इसमें आ जाते हैं एक फाइबर क्रॉप्स आ जाते हैं और कुछ नॉन फाइबर आ जाते हैं। नॉन फाइबर की साइड चलते हैं तो ये आ जाता है हमारा सबसे पहले रबर। ठीक है, इंडिया 5th नंबर है प्रोड्यूसर भाई रबर का वर्ल्ड में। ठीक, ये इक्वेटोरियल क्रॉप है, ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल दोनों ही क्लाइमेट या दोनों ही जगह पर, दोनों ही प्लेसेस में इसको रबर हो सकता है। मॉइस्ट और ह्यूमन क्लाइमेट, मॉइस्चर ज़्यादा चाहिए इसको, टेम्परेचर भी +25 डिग्री सी होना चाहिए, रेनफॉल तो बहुत ज़्यादा 200 डिग्री रेनफॉल की रिक्वायरमेंट रहती है, राइट। और जो रबर होता है वो कैसा है, लेबर इंटेंसिव है, इसमें लेबर की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है, काम ही ऐसा है। ठीक है, मेन जो प्रोड्यूसर है इंडिया में जो स्टेट्स हैं वो केरला, कर्नाटका, देन तमिलनाडु, ईटीसी भी लिख सकते हैं इसमें। चल आ जाते हैं हम अपने फाइबर क्रॉप्स की साइड पे। फाइबर क्रॉप्स वैसे तो 4 है हमारी, कॉटन, जूट, हेम्प और नेचुरल सिल्क। ठीक है, इसमें ये 3 जो है कॉटन, जूट और हेम्प, ये 3 तो ऐसे हैं जो जिनका क्रॉपिंग सॉइल से क्रॉप हो जाता है जो। ठीक है ना, ये जो नेचुरल सिल्क है ये किससे ऑब्टेन किया जाता है, सिल्क वॉर्म से। जो मलबेरी के ट्रीज होते हैं, मलबेरीज के जो प्लांट्स होते हैं उस पर उनको पाला जाता है, सिल्क यानी कि रेशम के कीड़ों को, जिसे सेरिकल्चर हम कहते हैं, और वहाँ से इसको ऑब्टेन किया जाता है। ठीक है, तो ये 3 जो हो गए वो हमारे, इसका मतलब क्या होगा, ये हमारे हो गए फाइबर क्रॉप्स। हेम्प, ये भांग का जो होता है, भांग का रेशा है ना, वो होती है। वैसे भी फाइबर क्रॉप मतलब जो रेशेदार क्रॉप्स होती है। आ जाते भाई कॉटन पे। कॉटन, एक तो कॉटन बहुत इम्पोर्टेंट हमारी क्रॉप है, क्योंकि बहुत सारी हमारी जो कॉटन इंडस्ट्री है पूरी इस पर डिपेंड है। ठीक है, खरीफ क्रॉप है,
तकरीबन 6 to 8 मंथ्स इसको मैच्योर होने में लग जाते हैं। ब्लैक सॉइल, डेक्कन प्लेट्यू की यहाँ पर इम्पोर्टेंट होती है इसके लिए, बहुत टेम्परेचर हाई चाहिए, रेनफॉल भी इसके लिए हाई रिक्वायरमेंट है। अच्छा, जो भी तकरीबन फ्रॉस्ट फ्री तकरीबन 210 दिन इसको लग जाते हैं इसकी क्रॉप को प्रॉपर तरीके से बनने में, हम सब सकते हैं मैच्योर होने में। ड्यूरिंग हार्वेस्टिंग टाइम ब्राइट सन रिक्वायरमेंट होती है। महाराष्ट्र, एमपी, गुजरात, यूपी, तमिलनाडु और हरियाणा इस टाइप के स्टेट्स में कॉटन का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा है ना। हमारी जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो उस पर डिपेंड होती है। कॉटन मतलब जिससे कपड़ा बनाया जाता है, समझ के, तो पूरी टेक्सटाइल इंडस्ट्री हमारी इस पर बेस होती है। चलते हैं जूट की साइड। जूट को हम गोल्डन फाइबर भी कहते हैं, बताया, इसको भी हाई टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है। हैवी रेनफॉल +200, वेल ड्रेन होना चाहिए, पानी रुकना नहीं चाहिए, मिट्टी में ड्रेन हो जाना चाहिए। ठीक है। वेस्ट बंगाल, बिहार, उड़ीसा, इसे जूट से क्या बनाया जाता है? बैग्स हैं, कारपेट्स हैं, क्लोथ्स। अब तो जूट से बहुत सारे सामान बनाए जाते हैं, है ना। बहुत अच्छी एक इंडस्ट्री है, लेकिन फिर भी क्या होता है, सिंथेटिक फाइबर के कंपैरिजन में जूट जो है वो थोड़ा सा पीछे हो जाता है, क्योंकि जूट से बने हुए जितने भी जो सामान है वो थोड़े से कॉस्टली हो जाते हैं सिंथेटिक के कंपैरिजन में। तो इस इंडस्ट्री को थोड़ा सा यहाँ पर कॉम्पिटिशन फेस करना पड़ता है। ठीक है, ये हमारी आ जाती है। ये हमारे क्या हो गए? ये हमारे हो गए नॉन फूड क्रॉप्स। ठीक है, तो क्या इंडिया इतने सारे हमारे क्रॉप्स हो गए, तो क्या इसमें किसी भी रिफॉर्म की ज़रूरत नहीं पड़ी, है ना? क्यों नहीं पड़ेगी? क्यों नहीं पड़ेगी? रिफॉर्म मतलब क्या होता है, इसमें भी कुछ ना कुछ थोड़ा यहाँ पर भी चेंजेस किए गए हैं, है ना। थोड़ा रिफॉर्म किया गया। तो चलते हैं बस अपने लास्ट टॉपिक की साइड पे, जहाँ पर हम आपको इसके रिफॉर्म और बता देते हैं। तो अपने एक बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट पर, जब फार्मर्स हमारे लिए इतना करते हैं तो क्या हमारा कुछ फ़र्ज़ नहीं बनता कि हम फार्मर्स के लिए कुछ करें? फार्मर्स, हम मतलब गवर्नमेंट हमारी, ठीक है। तो अपने एग्रीकल्चर में बहुत सारे रिफॉर्म के लिए बहुत सारे काम किए गए। इन रिफॉर्म्स को दो पार्ट्स में जैसे डिवाइड कर दिया गया। एक तो होती है टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म्स और होते हैं एक इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स। ठीक है, टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म्स में क्या रिफॉर्म किया गया? ग्रीन रिवॉल्यूशन। एवरीबडी नोज अबाउट द ग्रीन रिवॉल्यूशन। ठीक है, सबसे ज़्यादा HYV सीड्स के बारे में अगर बताया गया तो वो ग्रीन रिवॉल्यूशन में बताया गया। एक्चुअली जो फार्मर्स थे इंडिया के, उनको वो इतना ज़्यादा चीज़ों के बारे में नहीं जानते थे, है ना। इतनी लिटरेसी भी नहीं थी, अवेयरनेस भी नहीं थी, ऊपर से बहुत पुअर थे, ठीक है ना। तो धीरे धीरे उनमें चेंजेस किए गए, तो ग्रीन रिवॉल्यूशन से बहुत कुछ उन्होंने सीखा। ऐसे ही व्हाइट रिवॉल्यूशन आया था, जिसको ऑपरेशन फ्लड का नाम भी दिया गया था। लैंड डेवलपमेंट प्रोग्राम चलाए गए, जिसमें लैंड को डेवलप किया जाएगा, लैंड की फर्टिलिटी को बढ़ाने के लिए। तो यहाँ पर मतलब हमारा जो मेन मोटिव क्या था गवर्नमेंट का? फार्मर्स को सिखाएंगे, तो लैंड डेवलपमेंट प्रोग्राम बताए गए। और क्या किया? MSP मन मिनिमम सपोर्ट प्राइस, या फिर रेमुनरेटिव एंड प्रोक्योर प्राइसेस। ये क्या होता है? MSP मिनिमम सपोर्ट प्राइसेस होते हैं। ये जैसे ही क्रॉप हार्वेस्ट की जाती है, उस वहाँ पर गवर्नमेंट उस टाइम पे फार्मर को बता देती है कि कम से कम वो आपको आपकी क्रॉप का इतना पैसा देगी ही देगी। ठीक है, जब क्रॉप हो जाती है और हार्वेस्टिंग का टाइम आता है तो उतना वो गवर्नमेंट उनको दे देती है। तो यहाँ पर जो फार्मर होते हैं वो पूरी तरीके से सेफ हो जाते हैं कि भाई उन्हें इतना पैसा गवर्नमेंट की साइड से मिल जाएगा। फिर आगे उसको ऑल ओवर में पहुँचाने का काम गवर्नमेंट का हो जाता है। दैट इज कॉल्ड MSP। ठीक है, आगे चलते हैं। क्रॉप का इंश्योरेंस करवाया जाता है। क्रॉप का इंश्योरेंस भी बताया गया फार्मर्स को कि अगर क्रॉप में, खड़ी हुई क्रॉप में कभी कभी आग लग जाती है, या फिर फ्लड की वजह से या फिर रेन की वजह से फसल हमारी डिस्ट्रॉय हो जाती है, तो इंश्योरेंस करवा लें। ठीक है, तो आप लॉस से बच सकते हैं। या फिर बहुत सारी कोऑपरेटिव सोसाइटीज बनाई गई जो फार्मर्स को कोऑपरेट करती थी। ग्रामीण बैंक बनाए गए स्पेशली फॉर फार्मर्स, कि वो लोन ले सकते हैं क्रॉप के लिए, या फिर किसी भी इक्विपमेंट को जो रिलेटेड टू फार्मिंग होता है उसको खरीदने के लिए वो लोन लेंगे अगर, तो वो कहाँ से ले सकते हैं? ग्रामीण बैंक के थ्रू ले सकते हैं। ऐसे ही KCC आया, किसान क्रेडिट कार्ड। ऐसे PAIS, पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस स्कीम। अगर बाई चांस ऐसा कुछ हो जाता है तो भी फार्मर यहाँ पर सपोर्टिव है, सिक्योर्ड है पूरी तरीके से। और क्या है? स्पेशल वेदर बुलेटिन, है ना। बुलेटिन बनाए गए इसलिए कि वेदर की फोरकास्टिंग नहीं हो पाती थी प्रॉपर तरीके से, तो बुलेटिन यानी कि न्यूज़पेपर में, यानी कि न्यूज़ में, और किसको मिल रहे हैं यहाँ पर? ये समाचार मिल रहे हैं कि भाई बारिश आएगी 2 दिन बाद, या फिर इस बार बारिश कम होगी, इस बार बारिश ज़्यादा होगी, ये बुलेटिन,
है ना, फार्मर्स को सेफ्टी के लिए, फार्मर्स की हेल्प करने के लिए, रेडियो और टीवी के थ्रू, या फिर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़, है ना, वेटरनरी सिक्योरिटीज़, इस टाइप की और भी बहुत सारे इंस्टीट्यूशन बनाए गए जो फार्मर्स को टाइम टाइम पे उनको यहाँ पर उनको नॉलेज देते रहते हैं कि हाँ वो इस तरीके से रिफॉर्म कर सकते हैं। चलते हैं इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म के साथ। इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म में पढ़ेंगे हम पहले कलेक्टलाइजेशन और कंसोलिडेशन ऑफ लैंड होल्डिंग। देखो यहाँ इंडिया में इनहेरिटेंस की वो है, इनहेरिटेंस कहा जाता है फार्मिंग को, कि जैसे मन हमारा है, हमारे पास हमारा बच्चा एक पीस ऑफ लैंड है, दो बच्चे हैं तो दोनों को दो पार्ट में दे देंगे, एक इसका हो गया, दो बट गए। अब इसका भी एक और बच्चा हो गया तो एक और दो पार्ट। इस तरीके से क्या हो गया था, लैंड के छोटे छोटे पीसेस हो गए थे, ठीक है। उसे क्या किया गया, उसे इकट्ठा किया गया सारा, उसे कहा जाता है कंसोलिडेशन, या फिर इसको कलेक्टलाइजेशन भी कहा जाता है। उसे कंसोलिडेशन ऑफ लैंड होल्डिंग बोला जाता है। स्मॉल लैंड होल्डिंग्स को आप कंसोलिडेट कर देंगे, उसके बाद उस पर हम यहाँ पर क्रॉपिंग करते हैं तो ज़्यादा अच्छा और कम कॉस्ट में भी हमारी हो जाएगी, खेती हो जाती है। कलेक्टलाइजेशन क्या होता है कि फार्मर से सरकार जो है सारी ज़मीनें ले लेती है, कलेक्ट कर लेती है, उसके बाद उनको रिडिस्ट्रीब्यूट कर देती है, ठीक है ना। और क्या हुआ, लैंड एबोलिशन ऑफ जमींदारों को जो फार्मर्स को परेशान करते थे लगान के लिए, रेवेन्यूज के लिए, उनको एबोलिश कर दिया गया। अब डायरेक्टली लिंक किसका हो गया, गवर्नमेंट का फार्मर्स के साथ, जमींदार बीच में से हटा दिए गए तो फार्मर्स अपनी प्रॉब्लम को डायरेक्टली गवर्नमेंट से कह सकते हैं, ठीक है। और आ जाते हैं लैंड रिफॉर्म्स। लैंड रिफॉर्म मैंने लैंड की फर्टिलिटी को बढ़ाने से लेकर के, नई टेक्नोलॉजी से लेकर के, इरिगेशन के लिए और भी जितनी चीज़ें हैं, है ना, वो यहाँ पर फार्मर्स को बताई गई या फार्मर्स को सिखाई गई, या फार्मर्स उसको कर सकते हैं नेक्स्ट टाइम के लिए, अपनी जो भी उनकी फार्मिंग है उसको और ज़्यादा ग्रो करने के लिए। तो ये थे कुछ हमारे एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स। तो इसी के तहत हमारा ये चैप्टर यहाँ पर फिनिश हो जाता है ना। नेक्स्ट चैप्टर में मिलते हैं आपसे बहुत जल्दी। कुछ फूड सिक्योरिटी के बारे में और रह गया, वो और बता देते हैं। फूड सिक्योरिटी मतलब होती है कि जितना ग्रेन हमारे पास आ जाता है वो सिक्योर कैसे किया जाए, उसे सुरक्षित कैसे रखा जाए। तो बफर स्टॉक होते हैं। बफर स्टॉक क्या होते हैं, ये गवर्नमेंट के बनाए हुए, समझ लीजिए कोल्ड स्टोरेज जानते हैं, स्टॉक बड़ा सा, स्टोर बड़ा सा बफर स्टॉक कहलाता है। वहाँ पर वो फार्मर से ले लेती है और बफर स्टॉक में जाकर के स्टोर कर दिया जाता है। तो वो टाइम टाइम पे वहाँ से बफर स्टॉक से सामान को बाहर निकाल दिया जाता है, वहाँ पर वो पूरी तरीके से सेफ बना रहता है। दैट इज कॉल्ड बफर स्टॉक। इसी के साथ ये चैप्टर भाई यहीं पर फिनिश। नेक्स्ट चैप्टर में मिलेंगे आप लोगों से, तब तक के लिए चिल्ड्रन टेक केयर, गुड बाय।